तो अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ मौर्यास के बारे में। पुराणों में मौर्यों को शूद्र बताया गया है। पुराणों में मौर्यों को शूद्र बताया गया है। और विशाख दत्त ने जो नाटक लिखा है मुद्रा राक्षस, तो ये जो मुद्रा राक्षस नाटक है इसमें इनको वृषल या कुलहीन, जो कि एक निचले स्तर का कुल था, इससे संबंधित किया गया है। इसके अलावा जो क्लासिकल राइटर्स थे जैसे कि जस्टिन, इन्होंने चंद्रगुप्त को एक हम्बल ओरिजिन का पर्सन बताया है। तो हमारे पास देखिए 3 सोर्स और 3 तरह की बातें। पुराणों में शूद्र कहा जा रहा है, मुद्रा राक्षस में इनको लो क्लैन का बताया जा रहा है, और जस्टिन कह रहे हैं कि ये हम्बल ओरिजिन के थे, विनम्र कुल के थे। और जो जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन, इसमें इनको वैश्य बताया जा रहा है। रुद्रदामन ने 150 एडी में शुद्ध विशुद्ध संस्कृत में ये जो इंस्क्रिप्शन मिला है, इसमें इनको वैश्य बताया जा रहा है। और बौद्ध साहित्य जो है, जो बौद्ध साहित्य हैं, उसमें इन्हें शाक्य क्षत्रिय बताया जा रहा है। जो भगवान बुद्ध थे वो भी शाक्य कुल के थे, और इनको भी शाक्य क्षत्रिय कुल का ही बताया जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जिस क्षेत्र से ये संबंधित थे, जहाँ से बिलोंग करते थे, वहाँ मोरों की संख्या काफ़ी थी उस क्षेत्र में। तो मोर से बन गया मौर्य, मोर से क्या बन गया? मौर्य। तो सारी बातों को देखने के बाद कंक्लूड किया जाए तो पुराणों में शूद्र बताया जा रहा, मुद्रा राक्षस में वृषल कुल का बताया जा रहा, जस्टिन इनको हम्बल ओरिजिन का बता रहे हैं, जूनागढ़ में वैश्य बताया जा रहा, और बौद्ध साहित्य में क्षत्रिय बताया जा रहा। अब इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये बात भी हो सकती है कि क्योंकि ये स्वयं बुद्धिस्ट थे, अशोक है ना, मौर्य में जो इनके तीसरे इंपॉर्टेंट रूलर हैं अशोक, तो ये क्योंकि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, तो ऐसा हो सकता है कि बौद्ध स्त्रोतों में इनको थोड़ा उच्च श्रेणी का बता दिया जाए, पर कुछ कह नहीं सकते। इसलिए आपको ये अलग अलग सोर्सेस की बातों को याद रखना है। तो क्योंकि जो मौर्य ट्राइब है वो ऊंचे कुल की नहीं मानी जाती, वो निम्न कुल की मानी जाती है, तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि शायद क्षत्रियों से नीचे के कुल के रहे होंगे उस समय की सामाजिक मान्यता के अनुसार। अब हम एक एक करके जो रूलर्स हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। तो इनका टाइम पीरियड लगभग 321 से लेके 297 BC, ये लगभग मैंने बोला है ना, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएं अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग। अब इसमें पहली बात कि चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर कौन है, गाइड कौन है, मेंटर कौन है? कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता है। और ये तक्षशिला में वहीं से उन्होंने पढ़ाई की और वहीं ये शिक्षक बन जाते हैं। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, इन्होंने सेल्यूकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर का रिप्रेजेंटेटिव था, अलेक्जेंडर जब यहाँ से वापस गया तो जो उसने ईस्टर्न पार्ट में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया, उसके लिए एक अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे छोड़ के गया था। तो सेल्यूकस निकेटर जो है, इसको चंद्रगुप्त ने हरा दिया। कब? 305 BC में। और हराने के बाद इनके बीच में मैट्रिमोनियल रिलेशन बना। अब ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है कि किस तरीके का था, कि इनकी डॉटर के साथ मैरिज हुई थी या फिर इनकी सिस्टर के साथ हुई थी, बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, इनके बीच में वैवाहिक संबंध बने थे। अब वैवाहिक संबंध बनने के बाद सेल्यूकस से इन्होंने कुछ एरिया अपने हिस्से में ले लिए। तो एक टेरिटरी का बड़ा पार्ट, जिसमें कि एरिया, अराकोसिया, गेड्रोसिया और पैरोपेनिसेड यानी कि काबुल वाला हिस्सा, हेरात, आज के टाइम से देखा जाए तो हेरात, कांधारा वाला हिस्सा, बलूचिस्तान वाला हिस्सा और काबुल, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस थी। इन सब को, ये सब किसके हिस्से में अब आ गई? चंद्रगुप्त मौर्य के। और बदले में सेल्यूकस को क्या मिलता है? 500 हाथी।
तो ये एक तरह से ऐसा हो गया कि भाई स्ट्रैटेजिक लोकेशन तो हमको दे दो और बाकी तुम संभालो इन 500 हाथियों को। तो ये आपको याद रखना है जो इन दोनों के वॉर का जो कंक्लूडिंग पार्ट था ये। अब सेल्यूकस ने फिर अपना एक एम्बेसडर भी भेजा था कि इंडिया को देखने के लिए, और ये जो मेगास्थनीज इनका एम्बेसडर था ये यहाँ इनके दरबार में 4-5 साल लगभग रहा, और इसने जो भी देखा इंडिया में, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जो भी देखा सब कुछ इसने कंपाइल करके एक बुक में लिखा, और बुक का नाम क्या है? इंडिका। अब ये जो इंडिका जो एक्चुअल टेक्स्ट है ये तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ इसको बाद वाले जो ग्रीक राइटर्स थे उन्होंने इसको पढ़ा, और उसके बाद फिर इसको पढ़ने के बाद जो उन्होंने लिखा है वो सोर्स हमारे पास, यानी एक तरह से इंडिका डायरेक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इनडायरेक्ट तरीके से अवेलेबल है। अब ग्रीक सोर्स में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो क्या है? सैंड्रोकोटस। वो वर्ड क्या है? सैंड्रोकोटस। और जूनागढ़ के रॉक इंस्क्रिप्शन में ये बात आती है कि जो लेक सौराष्ट्र रीजन में बनवाई गई थी, सुदर्शन लेक, सौराष्ट्र में सिंचाई के लिए लेक बनवाई गई थी, बांध बनवाया गया था, सुदर्शन लेक। तो वहाँ पे ये बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। फिर इसके बाद, अब इसकी बात हम डिटेल में काफ़ी कर चुके हैं जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की, कि वहाँ कौन कौन से रूलर्स का नाम आता है, किन किन रूलर्स ने किन किन अपने रिप्रेजेंटेटिव से वहाँ पे चीज़ें लिखवाई हैं, ये सब हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अब इसके बाद में ऐसा कहते हैं कि इन्होंने जैन धर्म अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। और कहाँ चले गए? अपने गुरुदेव के साथ, भद्रबाहु के साथ चले गए साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया में चंद्रगिरी हिल, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जो है, वहाँ इन्होंने जैन परंपरा के अनुसार काया कलेश, या जिसको सल्लेखन कहते हैं, जिसमें कि फास्टिंग की जाती है, कब तक? जब तक डेथ ना हो जाए, तो एक तरह से अनशन जैसा कह सकते हैं। तो वहाँ इन्होंने इस विधि से अपनी देह त्याग की। तो ये श्रवणबेलगोला, मैसूर के पास जो जगह है, वहाँ पे इन्होंने ऐसा किया था। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, अभी हमने जितनी मगध में जो डायनेस्टीज़ देखी उसमें ये पहली बार था कि जो पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया है उसको एक तरह से इन्होंने यूनाइटेड कर दिया। यानी कि अब तक 16 महाजनपद का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में इतना बड़ा एम्पायर कोई दूसरा नहीं था। इस टाइम पे चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ये सब बहुत ऑर्गेनाइज था। जो वेट्स हुआ करते थे, उनका जो मेजरमेंट होता था, ये सब कुछ बहुत स्टैंडर्ड था, यानी कि पूरे एम्पायर में एक जैसा था। और मनी का यूज़ होने लग गया था। टैक्सेशन हो, चाहे सैनिटेशन हो, या फैमिन रिलीफ हो, तीनों ही काम किसके हिस्से के थे? स्टेट के हिस्से के थे। यानी कि कर लेने का काम, साफ सफाई का काम, या कभी अकाल पड़ जाए तो उससे राहत दिलाने का काम, ये सब किसके थे? सरकार के कार्य थे। फिर इसके बाद मेगास्थनीज ने जो अपना एम्बेसडर भेजा था, तो हमने ये बात कर ही ली है कि लगभग 4 से 5 साल वो रहा। और इंडिका ही वो सोर्स है जिससे कि हमको अर्थशास्त्र के बाद इंडिका ही वो सोर्स है जिससे कि हमको मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलती है। अब देखते हैं कि इंडिका में क्या क्या बातें मेंशन की गई हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो रूलर था वो फीमेल बॉडीगार्ड से सराउंडेड रहता था। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पता चली। इसके अलावा ये बात भी इसमें आती है कि पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र को देख करके इन्होंने ऐसा कहा मेगास्थनीज ने कि भाई ईरान का उस टाइम की जो सिटीज़ थी, सूसा, इकबतना, तो इनका कहना था कि भाई पाटलिपुत्र की जो भव्यता है, जो शानो शौकत है, इसकी बराबरी सूसा और इकबतना भी नहीं कर सकते। फिर इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि भाई इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है, कौन कौन से सी से सराउंडेड है, और ये भी बताया कि लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है।
ये भी बताया कि उस समय पे जो कानून थे उनका कोडिफिकेशन नहीं था, रिटन फॉर्म में नहीं हुआ करते थे, यानी कोडिफाइड नहीं थे कि सबका संकलन एक जगह ऐसे जैसे हमारा आज का संविधान है, इस तरीके की कोई बात नहीं थी। या बाद में जैसे गुप्ता एरा में उसका कोडिफिकेशन होता है, संहिताएं बन जाती हैं, स्मृतियां बन जाती हैं, इस तरीके से नहीं है। फिर इसके बाद चावल 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 को बताया कि भाई ये इंडियंस का जो है बहुत प्रिय पदार्थ है भोजन के मामले में, तो ये आज भी ऐसा ही है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो यज्ञ हुआ करते थे, विशेष अवसर जो होते थे, उसमें ही लिक्वर का यूज़ होता था। और ये भी बताया कि जो डेड बॉडीज़ होती थी उनके ऊपर छोटे छोटे मकबरे, मकबरे मतलब उसके ऊपर समाधि जैसा बना दिया जाता था। मकबरा कहाँ से आ जाएगा, अभी तो समाधियाँ चल रही हैं। फिर इसके बाद ये भी बताया कि भाई विशेष प्रकार से शहद बनाने की इनके पास कोई तरीका था जिसमें कि मधुमक्खियों का प्रयोग नहीं किया जाता था। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया। और इनका ये भी कहना था कि एक विशेष प्रकार की चींटियाँ थी जिनकी स्किन जो है वो कैसे दिखती है, चीता के समान। और इसका यूज़ किस में होता था, गोल्ड डिगिंग के लिए, यानी कि सोने की खदानों को खोदने के लिए इन चींटियों का प्रयोग किया जाता था। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई अपने सामने। फिर ये इन्होंने बताया कि जो पांड्य किंगडम है साउथ इंडिया का, इस टाइम पे कंटेम्प्रेरी जो पांड्य किंगडम है उसकी स्थापना हेराक्लीस की डॉटर ने की है। अब हेराक्लीस जो है, जैसे अपने यहाँ भगवान कृष्ण हैं, तो ऐसा हो सकता है कि भगवान कृष्ण से ही प्रेरित होकर के जो ग्रीक जो में इस तरह से गॉड कैरेक्टर का निर्माण किया गया, वैसा हो सकता है। क्योंकि हेराक्लीस जो हैं, जिनको बाद में फिर इन्हीं से हरक्यूलिस फिर नाम रखा गया रूलर का, तो ये जो हेराक्लीस गॉड हैं इनकी बहुत सारी बातें भगवान कृष्ण के जैसी ही हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से इन्होंने चीज़ें देखी हों, फिर वहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, ऐसा हो सकता है। इन्होंने ये भी बताया कि भाई लोगों को ज़्यादा लिखना पसंद नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि लिखना आता नहीं था, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि लिखना ज़्यादा, चीज़ों को कोडिफाइड करके हाँ रिकॉर्ड बना करके रखने का ऐसा नहीं रहा होगा शायद प्रचलन, तो उसी के लिए इन्होंने कहा कि भाई आर्ट ऑफ राइटिंग लैक करते थे इंडियंस। तो ये बातें हो गई मेगास्थनीज की। अब हम बात कर लेते हैं बिंदुसार के बारे में। तो देखिए बिंदुसार का जो टाइम पीरियड है लगभग 257 से 273 BC। ये तो लगभग मैंने बोला है, कहीं हो सकता है 298 भी हो या कहीं हो सकता है 271 भी हो, तो इसको आप थोड़ा प्लस माइनस यहाँ पे 2 BC चलेगा, प्लस माइनस, ठीक। अब देखिए, तो अब चंद्रगुप्त के बाद फिर अगले रूलर कौन आते हैं, बिंदुसार। और बिंदुसार को अमित्रोचेट्स भी कहा जाता है, या इन्हीं को अमित्रघात हिंदी में कहें तो। अमित्रघात का मतलब है, मित्र का मतलब होता है दोस्त, तो मित्र का अपोजिट अमित्र हुआ, और यानी कि अमित्र यानी दुश्मन, तो घात यानी मार देने वाला, तो किलर ऑफ इनेमीज ये मतलब हो इसका। और चीनी स्त्रोतों में इन्हीं को विंदुपाल कहा गया है। किनको, बिंदुसार को। बिंदुसार के लिए क्या नाम आता है, विंदुपाल, चाइनीज सोर्सेज में। जैन जो सोर्सेज है, जैन बुक जो हैं उसमें इनके लिए सिंहसेन वर्ड आता है। और वायु पुराण में इन्हीं को भद्रसेन कहा गया है, वायु पुराण में भद्रसेन। अब कहते हैं कि बिंदुसार के जो बड़े बेटे थे उनका नाम, जिनका सुमन या सुसीम, इनको तक्षशिला का वाइसरॉय बनाया गया था, और अशोक को उज्जैन का वाइसरॉय बनाया गया था। उस टाइम पे जो प्रिंस हुआ करते थे उनको वाइसरॉय हेड बना देना, प्रोविंस का एक हेड बना देने जैसी बात हुआ करती थी। तो इन्होंने सुसीम को, बड़े बेटे को, जिसको कि वो अपना उत्तराधिकारी मान रहे थे, तो उसको तो तक्षशिला का वाइसरॉय बनाया, और अशोक को बनाया उज्जैन का। अब हुआ क्या कि बाद में फिर तक्षशिला में हुआ रिवोल्ट, विद्रोह, और इस विद्रोह को सुसीम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, टैकल नहीं कर पा रहे थे। तब फिर कहते हैं कि अशोक ने जाकर के फाइनली उसको वहाँ सप्रेस किया। फिर इसके बाद इनके टाइम पे, बिंदुसार के टाइम पे, जो एम्पायर था वो पूरा कर्नाटक तक फैल गया। वैसे भी इनके फादर कर्नाटक जा ही चुके थे, चंद्रगुप्त मौर्य, तो कर्नाटक तक ये एम्पायर पूरा फैल गया। और कहते हैं कि भाई इनका जो लैंड था वो 2 समुद्र के बीच में था, इधर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और इधर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी।
अब एक इंटरेस्टिंग इनके बारे में फैक्ट ये है कि इन्होंने अपने डिमांड की थी, इन्होंने किससे, ग्रीक रूलर से। क्या नाम है उसका, एंटियोकस। सीरिया का रूलर था ये एंटियोकस फर्स्ट। तो इससे इन्होंने 3 चीज़ों की डिमांड की थी कि भाई हमें, इसके साथ दोस्ती थी इनकी, तो इस दोस्ती में इन्होंने डिमांड की कि भाई अगर ऐसा हो सके तो हमें वाइन भिजवा दीजिए आप, और सूखे अंजीर ड्राई फिक्स भिजवा दीजिए, और दार्शनिक अगर आपके पास हो तो वो भिजवा दीजिए। तो जो ग्रीक रूलर थे उन्होंने कहा भाई वाइन तो मिल जाएगी और ड्राई फिक्स भी मिल जाएगा, लेकिन सोफिस्ट हम नहीं रखते। सोफिस्ट जो है, हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं है कि जो दार्शनिक हैं उनको भी हम किसी दूसरे देश को दें या उनको बेचें। तो ये एक इंटरेस्टिंग वाकया इनके लाइफ से रिलेटेड। फिर इसके बाद आपको 2 एम्बेसडर जो कि इनकी कोर्ट में आए थे उनका नाम याद रखना है। तो एक भाई साहब है जिनका नाम है डाइमाकोस, एक का नाम क्या है, डाइमाकोस। और ये किन के एम्बेसडर हैं, वही एंटियोकस फर्स्ट जो सीरिया के थे उनके ये एम्बेसडर हैं। इसी तरीके से एक नाम और याद रखना है, डायोनीसियस। डायोनीसियस किसके एम्बेसडर थे, फिलाडेल्फस, ये टॉलमी सेकंड इजिप्ट के रूलर थे ये। तो ये हुआ। फिर इसके बाद हम इसकी बात कर ही चुके हैं कि तक्षशिला में इनके टाइम पे पहला रिवोल्ट हुआ था, जिसको कि फाइनली अशोक ने सप्रेस किया था। और ऐसा कहा जाता है कि ये बनाना तो चाहते थे सुसीम को अपना सक्सेसर, लेकिन जो मिनिस्टर्स थे और जो पब्लिक थी वो ऐसा नहीं मानती थी। उनकी नज़र में अशोक जो है वो ज़्यादा उपयुक्त थे, उनके अंदर ज़्यादा एक किंग वाले जो लक्षण होते हैं वो इनके पास ज़्यादा थे। तो फिर इस वजह से इनकी जैसे ही डेथ होती है तो वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है, और ये अगले 4 साल तक चलता है, अगले 4 साल तक, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने लगभग 6 भाइयों की हत्या की, उनको अपने सामने पद से हटाया, और उसके बाद फिर वो रूलर बनते हैं लगभग 272। अब हो सकता है ये 273 हो कहीं, या हो सकता है 271 भी हो कहीं, तो +-2 आप कर लीजिएगा। अब बिंदुसार जो हैं इनके पिताजी किसके फॉलोअर थे, जैन रिलीजन के, और ये किसके बनते हैं, ये बनते हैं आजीवक संप्रदाय। इन्होंने किस रिलीजन को फॉलो किया या किस सेक्ट को फॉलो किया, संप्रदाय को, इन्होंने आजीवक संप्रदाय को फॉलो किया। तो उस टाइम पे इंडिया में जैन और बौद्ध, इस तरीके से देखा जाए तो लगभग 50-60 सेक्ट उस टाइम पे पूरे इंडिया में फैले हुए थे। तो उसमें आजीवक भी एक सेक्ट था, और ये उस टाइम पे जो जैन और बौद्ध जो सेक्ट था उसका एक कहना चाहिए कि कॉम्पिटिटर भी था। तो इसको भी नास्तिक या हेटेरोडॉक्स सेक्ट माना जाता है। तो ऐसे संप्रदाय जो वेदों की जो ऑथेंटिसिटी है उसको नहीं मानते हैं, वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके लिए नास्तिक बोला गया है, उनके लिए नास्तिक वर्ड यूज किया गया है फिलॉसफी में। तो ये जो आजीवक जो सेक्ट था इसका एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, 5th सेंचुरी BC। और कौन है इसके फाउंडर, तो मक्खली गोसाल बताए जाते हैं। कौन, मक्खली गोसाल। अब इनके बारे में जो फिलॉसफी और हिस्ट्री के जो स्कॉलर्स होते हैं उनका ये मानना है कि ये जो संप्रदाय था, ये जो दर्शन था, ये नियतवादी दर्शन था। और इनकी व्याख्या ये है कि किनकी, इन दार्शनिक, बहुत सारे दार्शनिकों और इतिहासकारों की ऐसी व्याख्या है नियत, इसको लेकर के, आजीवक संप्रदाय को लेकर के ऐसी व्याख्या है कि आजीवक वो हैं जो संसार चक्र को नियत मानते हैं। इनका मानना है कि ये अपने क्रम में ही पूरा होता है, मुक्ति लाभ करता है। और इनका यानी इन दार्शनिकों और इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि आजीवक जो हैं वो पुरुषार्थ और पराक्रम को नहीं मानते हैं, और इनके अनुसार मनुष्य की सभी अवस्थाएं नियति के अधीन हैं। मतलब कुल मिला के सरल भाषा में कहें तो जो होना है होके रहेगा, आप उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते, ऐसा आजीवकों का मानना था। और ये कौन कह रहा है, ये कुछ दार्शनिक और इतिहासकार कहते हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि नहीं, ये इसका मतलब नहीं है, नियतिवाद का मतलब भाग्यवाद नहीं है, बल्कि ये प्रकृतिवाद है। सही शब्द प्रकृतिवाद होगा। मतलब ये
कि जो भी जीवन में घटे उसको स्वीकार कर लो कि ठीक है, जो हुआ ऐसा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, मूव ऑन, आगे बढ़ो। तो इस प्रकार की बातें आदिवासियों के बीच आज भी देखी जाती है। प्रकृतिवाद मतलब नेचर को जिस तरह से नेचर है वैसा एक्सेप्ट कर लो। तो ये थोड़ा अलग बात हो गई। ऊपर तो हमने अभी बोला कि भाई जो होना है होके रहेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आजीवक लोग थे ये कुछ करते नहीं थे, नहीं करते थे, है ना, भिक्षाटन करते थे, इधर उधर घूमते भी थे। तो ये करना ही हुआ कुछ। तो जब करना ही हुआ तो फिर ये कहना उचित नहीं लगता है कि ये इनका ये कहना है कि भाई कुछ करने से होएगा ही नहीं, है ना। तो ये सही व्याख्या नहीं है, ऐसा कुछ दूसरे विद्वान कहते हैं। तो दो तरह की बातें हमने बता दी आपको। तो आदिवासी जो दर्शन परंपरा है उसका मानना है कि सब कुछ प्रकृति सृष्टि के अधीन है, मनुष्य उसमें ज़्यादा कुछ हेरफेर नहीं कर सकता, इस प्रकार से। तो ये दो तरह के व्यू हो गए। अब हम बात करते हैं अशोक की। तो देखिए अशोक के लिए जो टाइम पीरियड लिखा गया है 268 से 232 ये रखा गया है। हालांकि इनके फादर की जो डेथ हुई थी वो 273 या वही ±2 आप कर लीजिएगा, 273 BC में हो गई थी। तो इस हिसाब से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है ये क्या है, स्ट्रगल वाला टाइम है, वॉर ऑफ सक्सेशन वाला टाइम है। तो वैसे तो रूलर ये इसी टाइम पे बन गए थे, लेकिन ऑफिशियल कोरोनेशन इनका इस टाइम पे हुआ। अब सबसे पहली बात की जो हमने हमारे राष्ट्र का जो राष्ट्र चिन्ह है ना, तो वो क्या है, अशोक ने जो स्तंभ बनवाए थे, अशोक ने क्या किया था, अपने उनसे इंस्क्रिप्शन बनवाए थे। तो कुछ पिलर में उसने चीज़ें लिखवा के छोड़ दिया, कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उसमें लिखवा के छोड़ दिया, कुछ गुफाएं हैं उसमें लिखवा के छोड़ दिया। तो जो ये पिलर में इसने लिखवाया, तो इस पिलर के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे डिजाइन यहाँ पे किसी जानवर की ऐसे बनी रहती थी। तो वही जो सारनाथ से हमें मिला है, पिलर का जो कैपिटल मिला है, उसी कैपिटल को, पिलर का कैपिटल मतलब ये ऊपरी हिस्सा, तो उसी कैपिटल को हमने नेशनल एम्बलम बनाया हुआ है। तो एक तो ये बात हो गई। फिर इसके बाद अब थोड़ा नाम पे देखते हैं, अशोक का मतलब क्या है। देखिए शोक का मतलब होता है दुख, शोक का मतलब क्या होता है, दुख, और दुख में क्या होता है, दर्द, पेन। तो अशोक का मतलब क्या हुआ, दुख का नहीं होना, है ना, यानी कि पेनलेस कंडीशन। तो ये एक मतलब हुआ अशोक का। अच्छा, दूसरा ये कि अशोक वदन ये टेक्स्ट है, ग्रंथ है, और उसमें ये बात आती है कि एक पेड़ है जिसको हम आजकल क्या बोलते हैं, अशोक का पेड़ बोलते हैं। आप गूगल में सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। कुछ लोग को पहले से भी पता होगा कि अशोक का जो पेड़ होता है कैसा होता है देखने में। जनरली जो स्कूल वगैरह होती है ना, तो उनका जो एंट्रेंस होता है वहाँ पास जनरली ऐसा ये लोग स्कूल वाले या कॉलेज वाले इस तरह का पेड़ लगाते हैं, अशोक वाला जो पेड़ होता है। तो अशोक को ये पेड़ क्योंकि बहुत प्रिय था, इसी वजह से इसका नाम ही अशोक ट्री पड़ा। तो इसका पीछे की ये एक स्टोरी हो गई। अच्छा, अब इसके बाद तो ऐसा लगता है कि हाँ, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उससे ये बात पता चलती है कि भाई कि बिंदुसार की जैसे ही डेथ हुई है उसके बाद फिर एक स्ट्रगल इनके बीच में स्टार्ट हो गया। अब जो बौद्ध साहित्य है उसमें इस स्ट्रगल में हमने ऊपर अभी क्या देखा कि लगभग 6 भाइयों की हत्या की थी। लेकिन जो बौद्ध साहित्य उसमें ऐसी बात नहीं आती, उसमें कहते हैं कि 99 ब्रदर्स को इन्होंने किल किया था। अभी थोड़ा ज़्यादा संख्या लगती है ना, कि इतने भाइयों का होना फिर उनकी हत्या, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ऐसा लगता है कि ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बात लिखी गई। और एक जो छोटा भाई था उसको छोड़ दिया था, उसका नाम था तिस्सा। अब ये जो था इसका कुछ ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था नहीं, इसलिए शायद इसको छोड़ दिया था। और बाद में ये फिर क्या बन जाता है, ये बौद्ध दार्शनिक बन जाता है। और इन सब में जो मिनिस्टर इनकी हेल्प कर रहा था उसका नाम था राधागुप्त। ये था जो चाहता था कि अशोक ही राजा बने। तो ये जो फ्रैट्रिसाइडल, यानी कि फ्रैट्रिसाइडल का मतलब क्या होता है, अब भाई की हत्या। तो ये जो फ्रैट्रिसाइडल स्ट्रगल चल रहा था उसमें इन्होंने हेल्प की थी। तो फाइनली हमने जैसे बात की कि 268 या 269 में इन्होंने इनका फॉर्मल कोरोनेशन होता है, औपचारिक रूप से ऐलान हो जाता है कि भाई अब अशोक, अब राजा अशोक हो गए। तो इनके टाइम पे, अशोक के टाइम पे जो इंडिया था अब तक का, है ना, एंशियंट हिस्ट्री में अब तक हमने जितना इंडिया देखा, तो इतना बड़ा एम्पायर इसके पहले कभी नहीं हुआ। तो ये आप जो देख रहे हैं एरिया, ये आज के भी इंडिया से
बड़ा हम इसको कह सकते हैं। ये है उस टाइम का इनका एम्पायर। और अगर आज के इंडिया की बात करें तो आप देख सकते हैं ये आज का इंडिया यहाँ पास कुछ इस तरीके से, और यहाँ भी पूरा नहीं है मामला इस तरीके से। तो इतना हिस्सा जो है इसको एक्स्ट्रा कहा जा सकता है ये, और इधर ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है ये एक्स्ट्रा है। हालांकि इसमें ये हिस्सा साउथ वाला नहीं है इंक्लूडिंग, लेकिन इससे ये काफ़ी बड़ा है ना। और ये हिस्सा भी हमने एक्स्ट्रा ले ही रखा है। तो कहने का मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है। अब और वो भी ये तो छूट गया, मतलब जो छूट गया है उसको भी ऐसे मान लिया कि अशोक ने छोड़ दिया, क्योंकि उसकी पावर तो इतनी थी कि उसने अगर बिहारी घोष की नीति नहीं छोड़ी होती, उसने चेंज हो गया था कलिंग वॉर के बाद, उसको बिल्कुल रियलाइज़ हुआ कि भाई ये जो कर रहा हूँ इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अदरवाइज़ अगर ऐसा होता कि शांत ना बैठता तो ये पता नहीं कहाँ तक आगे चला गया होता, है ना। कह सकते हैं कि भाई आधी दुनिया ही जीत सकता था, मतलब पूरा एशिया यूरोप कॉन्टिनेंट को तो, है ना, कुछ कह नहीं सकते कि कितना इजी कैप्चर कर सकता था। तो ये हुई बात। तो अब देखिए, अब इसमें अब जो स्टार्टिंग के 8 ईयर थे, है ना, शुरुआती जो 8 साल थे, इसमें अशोक ने किस तरह से शासन किया, बहुत ही निर्दयी राजा के समान। अब अपने भाइयों को ही मार दिया तो फिर दूसरों की बात क्या करे, है ना। और बहुत अनुशासित एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। और जब इसकी 268 में तो फाइनल कोरोनेशन होता है, और उसके बाद जब 261 या 260 BC, है ना, इस दौरान जब कलिंग वॉर हुआ, ऐसा कहते हैं कि कलिंग का जो वॉर हुआ था उस टाइम पे उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और जब वो वहाँ से लौटा तो इसको जो भी अगली संतान होने वाली थी उसकी मृत्यु हो गई। अब इस वजह से उसकी रानी ने कहा कि भाई देखो, तुमने बहुत लोगों की हत्या की है, अब उन्हीं लोगों का साफ लग रहा है कि तुम्हारे जो भी संतान आने वाली थी उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी ही बात कही जाती है। तो उस वजह से अशोक को बहुत रियलाइज हुआ कि हाँ, मैंने काफ़ी गलत किया, है ना। तो ये था। तो अशोक जो है ये हिस्ट्री में यहाँ से एक सिलसिला शुरू हो जाता है इंडियन हिस्ट्री में, कि भाई जो भी इसने चीज़ें उस टाइम पे करवाई उन सबको खुदवा दिया, पत्थरों में, शिलाओं में, जो केव्स थी वहाँ। और इसके पहले ऐसा किसने किया था, डेरियस फर्स्ट ने किया था। तो कह सकते हैं कि अशोक ने डेरियस से प्रेरणा ली थी, है ना। इसको हिंदी में दरिया बाहु भी कहा जाता है। तो ईरान का रूलर जो था इसने ऐसा पहले किया था। और ये बात तो हमने कर ही लिया कि भाई कलिंग का जो वॉर था ये एक टर्निंग पॉइंट था इसके लाइफ का। तो कलिंग का जो वॉर था, इसके बाद इसने भेरी घोष का जो इसका पॉलिसी है उसको तो छोड़ दिया, और अब उसने किसको अडॉप्ट कर लिया है, धम्म घोष। ठीक। तो अब वो एक शांति प्रिय शासक बन गया। हालांकि शांति प्रिय होने के बाद भी वो स्वयं ही रूल करता रहा, ऐसा नहीं हुआ कि उसने राजपाट छोड़ दिया, रूल कर रहा है। और उसने अपनी जो भी बौद्ध धर्म से उसको शिक्षा मिली, या उसने अपने व्यवहारिक जीवन में जो भी अपनाया उसको उसने प्रचारित भी किया। तो उसने अपने मिशनरीज भेजे कहाँ कहाँ, साउथ इंडिया में भेजा, चोल, पांड्य, इसके अलावा जो ग्रीक रूलर्स थे जैसे कि एंटियोकस सेकेंड, फिलाडेल्फस टॉलमी सेकेंड, हैं, एंटीगोनस मैसिडोनिया के रूलर, यहाँ भी इसने अपने मिशनरीज भेजे और वहाँ उनका काफ़ी अच्छे से वेलकम किया गया। तो इसको कहा जाता है धम्म विजय, इस चीज़ को, यानी कि हमने कुछ अपनी बातें अच्छी बताने को हैं, वो यदि हम कहीं जाके अपना बताना चाह रहे हैं और यदि हमको बताने की अनुमति मिल रही है और सामने वाला उसको अप्रिसिएट भी कर रहा है ना, तो इस चीज़ के लिए धम्म विजय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये इनके इंस्क्रिप्शन में मिलता है कि अशोक की धम्म विजय ना केवल उनके अपने जो पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके अंदर धम्म विजय हुई है, बल्कि पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर भी धम्म विजय हुई है। फिर इसके बाद इन्होंने इसके अलावा जो अपने मिशनरी थे उनको श्रीलंका भी भेजा, सीलन,
सुवर्ण भूमि यानी कि बर्मा, यहाँ भी भेजा। और इन्होंने खुद कई जगह विजिट किया, जिसमें कि लुम्बिनी की जो विजिट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी लुम्बिनी की जो विजिट है ये, इसका रिकॉर्ड कहाँ है, तो इसका रिकॉर्ड है नेपाल में एक पिलर एडिक्ट जिसका नाम है रुमिनदेई पिलर एडिक्ट। तो ये जो रुमिनदेई पिलर एडिक्ट है, जो कि लुम्बिनी वाली जो जगह है उसके पास में ही है, उसमें ये बात आती है। ये एकमात्र पिलर एडिक्ट है जो किसकी बात करता है, टैक्स की बात करता है। तो इसमें ये बात आती है कि भाई जो अशोक हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो जगह है ये भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित है, इसलिए नॉर्मल बाकी जगह जो टैक्स का रेट था वो 1/6 था, यहाँ पे 1/8 कर दिया गया, कम कर दिया गया। जो यहाँ से टैक्स लिया जाएगा वो कम किया जाएगा। ये बात यहाँ पे आती है, क्यों? क्योंकि ये शाक्य मुनि यानी कि भगवान बुद्ध का ये जन्म स्थान है, इसलिए। इसके बाद इनके फैमिली मेंबर की बात करें तो अशोक की माँ जो है उनका नाम सुभद्रांगी या जनपद कल्याणी ये नाम आता है, और उनकी 3 रानियों का भी नाम आता है, पद्मावती, असंधिमत्ता और करुवाकी, PAK, पद्मावती, असंधिमत्ता, करुवाकी। तो इसमें करुवाकी जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम इंस्क्रिप्शन में मिलता है। और इसके अलावा इनके जो सन्स हैं उनका नाम जो मिला है उसमें जौलक, कुणाल, तीवर और महेंद्र। तीवर जो नेम है ये इम्पॉर्टेंट है और महेंद्र नेम ये इम्पॉर्टेंट है, कुणाल भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसके बाद इनकी जो डॉटर्स हैं उनका नाम आता है संघमित्रा, संघमित्रा इम्पॉर्टेंट है, चारुमती। तो ये संघमित्रा और इधर से महेंद्र, इन दोनों ने जो बौद्ध रिलीजन है उसको अच्छे से एक्सेप्ट किया था। इनको बाहर भेजा गया था कि अब आप लोग बाहर जाइए और वहाँ जा कर के फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करिए। तो चारुमती जो है, चारुमती का मैरिज नेपाल के रूलर के साथ कराया गया था। और ये तो बात हो ही गई कि महेंद्र और संघमित्रा को इन्होंने कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था कि वहाँ जा कर के ये बुद्धिज़्म को प्रोपगेट करें। अब बात करें लेटर मौर्यास की, तो बाद के जो मौर्य रूलर थे इनका रूलिंग पीरियड कब तक रहा, केवल 185 BC तक। तो टोटल मौर्यन जो डायनेस्टी है वो लगभग इसने कितना रूल किया, 137 ईयर्स तक। अशोक की डेथ के बाद जो इनका पूरा एम्पायर था वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाया, वो 2 पार्ट में टूट गया, ईस्ट और वेस्ट। अब जो ईस्टर्न पार्ट था उसमें अशोक के ग्रैंडसन थे दशरथ, वो रूल कर रहे थे, तो एक हिस्सा इनके पाले में गया, और दूसरा जो हिस्सा था वो कुणाल जो इनके डायरेक्ट सन ही है। तो एक पुत्र और एक पुत्र के हाथ में गया। तो ये वेस्टर्न पार्ट में ये रूल कर रहे थे और दशरथ रूल कर रहे थे ईस्टर्न पार्ट में। तो ये अब यहाँ से फाउंडेशन बनना स्टार्ट हुआ है, किसके लिए कि अब मौर्याज का जो एम्पायर है वो डिक्लाइन फेज में जाएगा। तो 2 नाम तो आपने ऐसे देख लिए कि कुणाल और दशरथ। अब एक नाम आपको और याद रखना है और वो नाम है बृहदत्त। तो ये लास्ट मौर्यन किंग बताए जाते हैं और इन्हीं के जो कमांडर इन चीफ थे, इन्हीं के जो सेनापति थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने इनकी हत्या कर दी। और यहाँ से जो मौर्यन डायनेस्टी है ये हो जाती है ख़त्म और यहाँ से सुंग एरा स्टार्ट होता है। तो अब क्या रीज़न था कि भाई इतना बड़ा एम्पायर जो है वो ख़त्म हो गया, तो इसके पीछे कुछ रीजंस बताए जाते हैं। जैसे कि रोमिला थापर का मानना है कि जो हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था ये इतने बड़े एरिया में एप्लीकेबल नहीं हो सकता था। तो ये बात भी थोड़ा ठीक समझ में आती है कि हाँ, इतना बड़ा अगर साम्राज्य है तो उसको अगर साधना है, तो अब क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के वैसे तो साधन है नहीं जैसे आज है ना, कि भाई कहीं की बात हमें अगर पता चल गई तुरंत एक्शन लिया जा सके। तो उस टाइम पे अगर मान लीजिए कहीं रिवोल्ट हो रहा है तो उसको सप्रेस करने में, वहाँ तक पहुँचने में, वहाँ की बात जानने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये एक मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, व्यवहारिक समस्या थी कि अगर या तो ऐसा हो कि डिसेंट्रलाइज स्टेट्स है ना, कि भाई थोड़ा बहुत
ऑटोनॉमी दी गई है और ये अपने हिसाब से ये पार्ट्स ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसा था नहीं। तो ये एक बड़ा रीज़न है। इसके बाद H.C. राय चौधरी का मानना है कि भाई जो इसकी बहुत ज़्यादा शांति की नीति थी, ये जो है ये व्यक्तिगत स्तर पे तो चल सकती है, लेकिन राजनीतिक स्तर पे ही नहीं चल सकता। क्योंकि जब कोई अटैक करेगा तो आपको पता है कि वो अटैक करने वाला, तो उसके पहले आपको अटैक करना चाहिए, है ना। उस टाइम की जो स्ट्रैटेजी हुआ करती थी वो यही थी कि इसके पहले वो आक्रमण करे तो आप ही आक्रमण करो। तो इस तरीके से शांति का यहाँ पे जो इनका पॉलिसी है वो चल नहीं पाएगा, और यही हुआ बाद में। तो ये एक रीज़न माना जाता है। फिर एक ये भी माना जाता है कि भाई अशोक के टाइम पे जो ब्राह्मण थे उनकी उपेक्षा हो रही थी। मतलब उनके लिए कुछ ऐसे नकारात्मक कार्य तो अशोक ने नहीं किए, और वेदों के अगेंस्ट भी कुछ ऐसा नहीं बोला, है ना। जो भी इनकी बातें थी वो सब कुछ वेद सम्मत बातें थी, जो भी इन्होंने धर्म प्रचारित किया। बौद्ध धर्म में भी ऐसा जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो मौलिक शिक्षाएं हैं, उसमें जो बेसिक फंडामेंटल जो टीचिंग्स हैं, उसमें कुछ ऐसा वेदों के वेद सम्मत बात ना हो ऐसा नहीं है ना। वेद सम्मत ही है सब चीज़ें। खैर, जो बौद्ध टीचिंग्स हैं उनको एज इट इज़ अशोक ने तो चलाया भी नहीं था। एक सामान्य जो लोक व्यवहार में समझ बूझ वाली जो बातें हैं वो इन्होंने की थी। पर फिर भी ब्राह्मणों को जिस तरीके से इम्पोर्टेंस पहले मिल रहा था, है ना, वैदिक पीरियड में, वैसा तो नहीं मिल रहा था। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि भाई फिर ब्राह्मणों ने, जब पुष्यमित्र शुंग आए तो वो क्योंकि ब्राह्मण धर्म से ही थे, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, तो ये भी एक रीज़न समझ में आता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो H.P. शास्त्री ऐसा सोचते हैं। फिर इसके बाद जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा कि एक पार्ट में दशरथ रूल कर रहे हैं और एक पार्ट में कुणाल, तो जो पार्टीशन हुआ इसने मौर्यन एम्पायर को काफ़ी वीक कर दिया। और ये बात भी है कि अशोक जैसे, चंद्रगुप्त जैसे प्रतापी रूलर्स, है ना, उनके जैसा पर्सनालिटी बाद में आई नहीं। तो बाद वाले जो रूलर्स है कंपैरेटिवली वीक थे, ये भी एक बड़ा रीज़न हुआ। और मौर्यन इकोनॉमी में बहुत सारे जो सामाजिक कल्याण के जो काम किए जा रहे हैं, तो उससे इकोनॉमी में भी एक तरह से बर्डन तो बढ़ेगा ही। तो ये भी एक रीज़न था। तो ये थे रीज़न डिक्लाइन के।